शिवम्। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के एकमात्र नायक श्री सुभाष चंद्र बोस के जीवन की कुछ रूपरेखाओं को उनकी देशभक्ति और स्वतंत्र भारत के निर्माण की भावना से देखेंगे। राजाओं और महाराजा के शहर कलकत्ता में श्री गंगाराम दत्ता एक बहुत ही धनी व्यक्ति थे। नौकर चाकर व बेशुमार जायदाद के मालिक थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम परी था। वो बागीचे में घूमती रहती थी। इस बीच पास से गुजरते एक युवा शिक्षक की नजर उस पर पड़ी। शिक्षक को परी पसंद आई, इसलिए उसने सीधे लक्ष्मीपति गंगाराम दत्ता के पास जाकर हिम्मत से गंगाराम से परी का हाथ मांगा। यह सुनकर गंगाराम क्रोधित हो गए। उन्होंने जोर जोर से असभ्य तरीके से बोलना शुरू किया। मास्टर, तुम्हारा यह साहस! तुम्हारे पास अपने पैरों पे खड़े होने के लिए पर्याप्त जमीन भी नहीं है। तुम्हारी कमाई हमारे नौकरों जितनी भी नहीं है। पहले कमा कर दिखाओ, फिर खुशी से मेरी बेटी परी का हाथ मांगना। युवक के स्वाभिमान को ठेस पहुंची, लेकिन वो अपमान से नहीं टूटा। मनोमन उसने चुनौती दी। परी भी इस युवक को बहुत पसंद करती थी। परी ने बगीचे में जाना बंद कर दिया। ठीक 4 साल बीत चुके। महल की आगासी में वह खड़ी थी और अपने पसंदीदा राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने मां दुर्गा का नाम लिया और मां दुर्गा ने उसकी मनोकामना एक दिन सच की। बड़े आत्मविश्वास के साथ ही वही युवक गाड़ी से बाहर निकला और बैंड बाजा लेकर आया और परी को रानी बनाकर कटक शहर ले गया। इस प्रकार परी अर्थात प्रभावती के चरण जानकी बाबू के घर पड़े और उनके सांसारिक घर में 6 पुत्रियां और 8 पुत्रों का जन्म हुआ। ऐसे आलीशान और वकील परिवार में हमारे महानायक सुभाष चंद्र बोस का आगमन खुशी से हुआ। तो दर्शक मित्रों, आइए जानते हैं आगे क्या हुआ और देखते हैं नाटक सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में अध्ययन किया
और अब वे 23 वर्ष के हैं। वे ICS में उच्च पाठ्यक्रम के लिए लंदन गए थे और इस बीच भारत में जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने एक बड़े पैमाने पर नरसंहार किया, हजारों निर्दोष लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। ये खबर सुनकर सुभाष बहुत दुखी और परेशान हो गए। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया। डिग्री मिलने के बाद सरकारी अफसर बनने की बजाय उन्होंने फैसला लिया और यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं लंदन। पात्र 3 छात्र एवं सुभाष। समय शाम का। जगह होटल के बागीचे में एक बेंच है। दिनांक 18 जनवरी 1919। यह अचरज की बात है। सभी भारतीय ICS परीक्षा में पास हो गए। हाँ, और आप जानते हैं कि हमारे बंधु सुभाष पूरे विश्वविद्यालय में 4थे नंबर पर उत्तीर्ण हुए हैं। लेकिन उनके विचार भिन्न है। वे गांधी जी से मिलने की जिद कर रहे हैं। वे कलकत्ता ना जाकर बल्कि मुंबई जाकर गांधी जी से मिलने की सोच रहे हैं। लो, आ गया हमारे सुभाष। आप इससे पूछिए तो सही कि मुंबई क्यों मिलना चाहते हैं। हमें ब्रिटिश सरकार और शासन के प्रति वफादार रहना चाहिए, गांधी जी के प्रति नहीं। रॉबी बाबू नहीं समझे? कविश्वर रविन्द्रनाथ टैगोर वे चाहते हैं कि सुभाष कलकत्ता जाए और गांधी जी के विचारों को समझे। लेकिन सुभाष, एक बात याद रखो, वेतन सरकार का लेना है, गांधी जी का नहीं। सच कहूं तो मुझे गांधी जी के भी विचार कुछ समझ में नहीं आते। सबसे पहले तो मैं एक हिंदुस्तानी और मेरी मातृभूमि के लिए मेरी निष्ठा है और रहेगी। इसीलिए मैंने अपना इस्तीफा आज भेज दिया। इस्तीफा? इस्तीफा? सुभाष, आपने इस्तीफा देने में जल्दबाजी कर दी। हाँ सुभाष, जल्दबाजी में इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी? थोड़ा धैर्य रखते। कांग्रेसी प्रमुख चित्तरंजन दास, उन्होंने सुभाष को बताया है कि आप मुंबई रुककर गांधी से मिलकर आइए। अब सुभाष को कौन समझाए? आज तक ICS पास करने के बाद मैंने कभी किसी ब्रिटिश या भारतीय को नौकरी को लात मारते हुए नहीं देखा है। सुभाष पहला हिंदुस्तानी है। पंजाब की जलियांवाला बाग की घटना से सुभाष को काफी तकलीफ हुई है। माँ प्रभावती जी ने अपने पत्र में क्या लिखा है, सुनिए। मेरे बेटे, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की चिंता में रात रात भर जागती हूँ। आप किसी और की भावनाओं के बारे में न सोचें, दिल से निकली आवाज को ही सच्ची मानिए। आप उसी राह पर अपना भविष्य बनाएं। मुझे आपके फैसले पर गर्व है। मेरे बेटे, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। अब जिस पर महाकाली का आशीर्वाद हो उसे क्या चिंता। सुभाष चंद्र बोस ने ICS की उपाधि को ठोकर मारी और वे जहाज से मुंबई आए। रविंद्रनाथ टैगोर के निर्देशानुसार महात्मा गांधी से मिले। तब महात्मा गांधी मुंबई में निवेश करते थे। सुभाष चंद्र बोस गांधी को मिलने के लिए मणिभवन में आए थे। तो आइए जानते हैं कि क्या गांधी जी के साथ उनकी पहली मुलाकात सुभाष चंद्र बोस के जीवन में प्रभावशाली है। क्या गांधी जी इस तेज तर्रार सुभाष चंद्र बोस को प्रभावित कर पाएंगे? पात्र गांधी जी सुभाष चंद्र बोस, कार्यालय सचिव और चपरासी। समय सुबह 9:30 बजे। स्थान मणिभवन, मुंबई। वैष्णव जन तो लेने कहिए जे
वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। सकल लोकमा सहुने वंदे निंदा न करे के नीरे। वाचका छमन निश्चल राखे धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है। आइए सुभाष, मैं आपसे परिचित हूँ। जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की और सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, ये खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। खासकर कविश्वर रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि मैं आपसे मिलने के बाद ही कलकत्ता जाऊं। रवि बाबू, मेरा उनसे विशेष परिचय है। अरे हाँ, आईसीएस की परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त करने के लिए बधाई। सच कहूं तो मैं ऐसी अपमानजनक योग्यताओं से मुक्त होना चाहता था, इसीलिए मैंने अपना इस्तीफा भी भेज दिया है और अब मैं एक पूर्ण हिंदुस्तानी हूं। सुभाष को नींबू पानी दीजिए। जी बापू। अब यहाँ मुंबई में यात्रा की थकान उतार लो, बाद में कलकत्ता जाना। महात्मा जी, मातृभूमि पर आगमन की खुशी और उसके उत्साह के बीच ये थकान शब्द बहुत ही अपरिचित सा लगता है, लेकिन आपसे मिलने का अनुभव बेहद सुखद रहा। गुरुदेव ने जब शांति निकेतन से आपसे मिलने का सुझाव भेजा, उससे पूर्व ही आपसे मिलने की तीव्र इच्छा थी। सुभाष, तुम कलकत्ता जाने की जल्दबाजी मत करो। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कई प्रश्न हैं और तुम्हारे विचार जानने में मुझे दिलचस्पी है। 2 दिन शांति से रहना, बाद में कलकत्ता जाना। जैसी आपकी मर्जी, मैं 2 दिन बाद ही कलकत्ता जाऊंगा। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के मणि भवन में रुकते हैं। गांधी जी जानते थे कि सुभाष के मन में कई सवाल हैं। सुभाष चंद्र भी गांधी जी के विचार जानने के लिए बड़े उत्सुक थे। अगली सुबह सुभाष और गांधी जी फिर से मिलते हैं। दूसरा दिन सुबह। सुनिए सुभाष। बापू, मैं सिर्फ सुनना चाहता हूं, ताकि सुनकर मेरी समझ भी स्पष्ट हो जाए कि आंदोलन करने से, सरकार को कर न देने से, असहयोग से और सत्याग्रह मात्र से क्या अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ देंगे? नहीं सुभाष, इसके अतिरिक्त हमने यह निश्चय किया है कि केवल स्वदेशी वस्तुओं पर जोर देना और परदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, इन सब रचनात्मक कार्यों से गति प्राप्त होगी। जेल में जाने से और आंदोलन करने से अंग्रेज सरकार की तकलीफें बढ़ेगी। बापूजी, क्या इतना काफी है? क्या इतने से हमें आजादी प्राप्त होगी? सुभाष, अंग्रेजों को डराना, धमकाना, यह सब हमारे अहिंसक आंदोलन के अंतर्गत नहीं आता। तो फिर बापू, हमें 1 साल में आजादी कैसे प्राप्त होगी?
सुभाष, तुम कलकत्ता जाकर मेरा एक काम करना। तुम जाकर सबसे पहले चितरंजन दास से मिलो। वो बहुत बड़ा पहाड़ जैसा आदमी है जो तुम्हें सब कुछ समझाएगा, तुम्हें सही मार्गदर्शन देगा और तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर भी वही देगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ आप ब्रिटिश सरकार को शैतानी सरकार कहते हैं, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और जनरल डायर के सामाजिक सम्मान समारोह पर आपका क्या कहना है? तुमने कभी एक रात में लंबी लाठी बढ़ते हुए देखा है? तुम्हारा जोश सूरज की तरह तेज है, किंतु सही समय आने पर तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है बाबू, मैं आपके आदर्श और विचारों को पूरी तरह से समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये मेरे द्वारा पढ़े गए शासन के अनुरूप नहीं। प्रणाम बाबू। हालांकि गांधी जी के सुझाव का सम्मान करते हुए सुभाष कलकत्ता चले गए। वहां कांग्रेस अध्यक्ष चितरंजन दास से मिले। वह कलकत्ता में एलिगेंट रोड पर अपने बेडरूम घर में चितरंजन दास से मिले। क्या ये मुलाकात हिंदुस्तान को आजादी दिलाएगी? तो आइए देखते हैं 6 जून 1920 को ये मुलाकात कैसी रही। पात्र वासंती देवी, चितरंजन दास, सुभाष, विभावती भाभी। स्थान एलिगेंट रोड का पुश्तैनी घर। दिनांक 6/6/1920। हिंदुस्तान को आजाद करवाना है। दादा, आपसे मिलने सुभाष चंद्र बोस आए, उन्हें भेज दूं? सुभाष आए? भेजो। जी दादा। प्रणाम दादा।
ओ सुभाष, आइए। तुम्हारा मनोबल, सरकारी नौकरी से इस्तीफा और ये सारी बातें परिणाम लक्ष्य लगती है। यही तो आईसीएस की भाषा है। दादा, हिंदुस्तान आते ही सबसे पहले आपसे मिलने की इच्छा थी, लेकिन कविवर रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी इच्छा थी कि मैं कलकत्ता न आकर सबसे पहले महात्मा जी से मिलूं। इसलिए मुंबई जाकर कुछ दिन गांधी जी के साथ रुका। तुम्हारे आने के पहले से ही समाचार पत्रों से ये सारी जानकारी मिल चुकी थी हमें। आईसीएस के चौथा क्रमांक प्राप्त करना, सुभाष, ये बात सामान्य नहीं है। ये बताओ, महात्मा जी के साथ तुम्हारी मुलाकात कैसे रही? दादा, मेरे पास कोई शब्द नहीं। एक ख्याल जो रात दिन मेरे दिमाग में चलता रहता है। जब से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, मुझे रातों को नींद नहीं आती। तुम्हारे आईसीएस के इस्तीफे से पूरा बंगाल गौरव का अनुभव कर रहा है सुभाष। इतनी बड़ी सरकारी नौकरी को छोड़कर ब्रिटिश गवर्नमेंट की गुलामी को ठुकरा देना यह सामान्य निर्णय नहीं है। इसीलिए आज से तुम बंगाल के नायक हो, और बंगाल ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नायक हो। तुम बड़े भाग्यशाली हो सुभाष। 23 की उम्र से ही तुम्हारा नाम हिंदुस्तान में गूंजने लगा है। यह बताओ, आईसीएस से इस्तीफा क्यों दिया? महात्मा जी ने इस विषय में लिखा है। तुम्हारी भविष्य की योजना क्या है और हिंदुस्तान को गुलामी से कैसे मुक्त किया जाए? चितरंजन बाबू, जब से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, मुझे रातों को नींद नहीं आती। मन बहुत ही बेचैन सा रहता। यह आदर्शों की बड़ी बड़ी बातें, अहिंसा के विचारों पर अब विश्वास नहीं रहा। और गांधी जी का भी कहना है कि मैं आपके मार्गदर्शन में चलने वाली आजादी की इस लड़ाई में आपके नेतृत्व में काम करूं। और ये मेरा भी निर्धार है। अब मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय है कि मैं आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलूं। तुम सही कह रहे हो सुभाष। तुमने मुझे जो पत्र लिखे हैं, उससे यही बातों का अनुसंधान मिलता है कि हमारी कांग्रेस के पास भारत को आजाद कराने के लिए कोई आयोजन नहीं है, स्वराज के बंधारण के लिए कोई आयोजन नहीं है, कारखाना और कारीगरों के लिए कोई आयोजन नहीं। सुभाष, मैंने तुम्हारे सारे पत्र पढ़े। तुम इतने उतावले क्यों हो गए? इतनी जल्दबाजी क्यों है? सुभाष, इसलिए अभी से इस आंदोलन में जुड़ जाओ और उसे समझने का प्रयत्न करो। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मुझे गांधी जी की योजनाओं पर अब विश्वास नहीं रहा, लेकिन आपके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। और स्वराज की इस लड़ाई में देश के हर एक युवान के हृदय में आग लगी हुई है, और ये एक दिन विस्फोट का रूप लेकर शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। सुभाष, मुझे तुम्हारे ख्यालात काफी पसंद आए हैं। दादा, मुझे आपके नेतृत्व पर पूरी श्रद्धा है। आमियास, प्रणाम दादा। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने बंगाल में युवाओं से संपर्क किया और अंग्रेजों के खिलाफ विभिन्न कार्यक्रम देना शुरू किया। इस कार्यक्रम से अंग्रेजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महात्मा गांधी ने अहिंसा का समर्थन किया, तब सुभाष ने साम्राज्यवादी अंग्रेजों की जंजीरें तोड़ने का आह्वान किया। इसी बीच कलकत्ता में ब्रिटिश के राजकुमार के आगमन की तैयारियां शुरू हुई, लेकिन कलकत्ता शहर में माहौल अशांत था। पुलिस आयुक्त टैगार्ट ने इस मामले पर सुभाष चंद्र बोस के सहयोगियों के साथ एक बैठक की व्यवस्था की। राजनीति क्या मोड़ लेगी, पहला सत्र कैसे चलेगा, वे लोग कैसे काम करेंगे, अब उस पर सभी की आंखें लगी हुई। तो आइए जानते हैं चितरंजन दास देशबंधु के घर क्या हुआ। देशबंधु का घर 24 दिसंबर 1932 सुबह 9:30 बजे। चितरंजन दास, बैरिस्टर किरण शंकर, सुभाष, कमिश्नर टैगार्ड।
दादा दादा। ओ सुभाष, बैरिस्टर किरण शंकर भी आ गए हैं। आज के समाचार पत्र में जबरदस्त न्यूज है। देश भर में देशभक्ति की आग लगी हुई है। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और इतनी भीड़ मैंने कलकत्ता शहर में पहले कभी नहीं देखी। हाँ, आज के समाचार पत्रों को पढ़कर वाइसराय लॉर्ड किंग ने राजकुमार के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। रेलवे सैलून सुखद सुविधाओं से सुसज्जित है। भारत के वाइसराय लॉर्ड किंग के बनाए गए सैलून राजकुमार की सेवा में तैनात रहेंगे। कलकत्ता के आसान माहौल की गूंज फिर लंदन तक सुनाई देगी। लंदन तक हर अखबार का फ्रंट पेज चमक गया है। जहां तक मुझे पता है वो बातचीत के लिए मुझे बुलाएंगे। सुभाष, हमारी रणनीति के अनुसार मैं उनसे कहूंगा कि मेरी तबीयत नादुरुस्त। मैं चाहता हूं इस बार आप मेरी जगह मेरा पक्ष रखने के लिए आप जाओ और अंग्रेजों के इरादे क्या है वो जानने की कोशिश करना। इस मुलाकात में आपकी भेंट एक खास मेहमान से होने वाली है। दादा, आपको मिलने के लिए कलकत्ता शहर के पुलिस आयुक्त श्री टेगार्ड आए। अरे सुभाष, ये तो वही पुलिस आयुक्त है जो जनरल डायर की तरह अक्कड़ और खून मिजाज पुलिस आयुक्त है। इन्हें बुलाओ। दादा, हमारी चाल आपको पता है ना? एकदम। गुड मॉर्निंग मिस्टर देशबंधु। वेलकम मिस्टर टेगार्ड। राजकुमार का आयोजन कार्यक्रम का छोड़कर आप यहाँ आश्चर्य। मिस्टर देशबंधु, प्रिंस और उनके चचेरे भाई लॉर्ड माउंटबेटन आपसे औपचारिक मुलाकात करना चाहते हैं। डॉक्टर ने अभी अभी मेरा चेकअप किया और हिदायत दी है कि मैं आराम करूं और घर पर ही रहूं। मुझे क्षमा करें, लेकिन हां, ये बैरिस्टर किरण शंकर और सुभाष मेरे प्रतिनिधि के तौर पर उनको मिल सकते हैं। मुझे उनसे नहीं मिलने का बेहद अफसोस है। कैम्ब्रिज में माउंटबेटन सुभाष चंद्र से 3 साल पीछे थे। उन्होंने उनके नाम के बारे में सुना है। फिर से परिचय होगा तो मिलते हैं गार्डन पार्टी में। आजादी प्राप्त करने की आग भड़क उठी थी। इस बात का एहसास डिकी माउंटबेटन को हुआ। लीडर देशभक्त सुभाष चंद्र बोस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई तेज कर दी। वार्तालाप के लिए गार्डन में एक बैठक की। 24 दिसंबर 1922 की शाम को शुरू हुई सभा में क्या हुआ? पात्र माउंटबेटन, सुभाष चंद्र, बैरिस्टर किरण और टेगार्ड। समय देर शाम 9:15 बजे। दिनांक 24 दिसंबर 1922। स्थान गार्डन पार्टी। मिस्टर टेगार्ड, मुझे भी देशबंधु को मिलना था। आई एम मिसिंग हिम। मैंने उनके बारे में खूब सुना था कि वो बंगाल के एक फेमस नेता है। आपकी बात सही है, लेकिन डॉक्टर की सलाह है कि उनको आराम करना चाहिए। वास्तव में वे भी आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। मिस्टर चित्तरंजन दास की बीमारी और उनका यहाँ ना आ पाना, ये बहुत दुख की बात है। एनीवेज, पार्टी में चलते हैं जेंटलमैन। मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है। देशबंधु का शिष्य हूं और आपका परिचय मुझे अच्छे से मिल चुका। ओह यस, आई नो, मुझे पता है। आप वो अकेले हैं जिन्होंने आईसीएस की एग्जाम को
बहुत शानदार ढंग से 4th रैंक से पास किया था। पर ऐसी शानदार नौकरी छोड़कर आपने रेजिग्नेशन क्यों दिया? भूल जाइए उन सब बातों को। आईसीएस की परीक्षा और नौकरी अब मेरा अतीत बन चुका है। ओके, ठीक है। और आप मिस्टर बैरिस्टर? यस सर, आई एम बैरिस्टर किरण शंकर, उच्च न्यायालय के प्रैक्टिशनर। मिस्टर माउंटबेटन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। गुड। बट मिस्टर बोस, आपने आईसीएस क्यों छोड़ा? सच कहूं तो गुलाम मातृभूमि के लिए नौकरी छोड़नी पड़ी। मातृभूमि एक अविकसित हिंदुस्तान में सरकारी व्यवस्था के निष्णात अंग्रेजों का शिस्तबद्ध शासन है। ये आप लोगों का सद्भाग्य है। इससे बेहतर शासन आपको नहीं मिल सकता। क्या इंग्लैंड की तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष संसद हमें मिल सकती है? क्या भारत में भी समानता, न्याय और कानून का माहौल हमें मिल सकता है? आप जानते हैं कि इन लिटरेट लोगों के हाथों में सत्ता मिलकर भारत भ्रष्टाचार की खाई में गिर जाएगा। तो सुनिए, भारत को भी आपके देश की तरह एक अलग व्यवस्था चाहिए। इंग्लैंड की संसद की तरह स्वतंत्र मानव कल्याण कानून चाहिए। वाइसरॉय की काउंसिल में आप देशवासियों को भी सदस्यता देते हैं। अब ये बात क्यों भूल रहे हो? सदस्यता, और उसमें भी हम आपके क्या है? आपके गुलाम, आपकी चापलूसी करने वाले खुशामदखोर, वो लोग हमारे देश का क्या भला करेंगे? इन दैट केस, क्या आप मेरी एक बात का जवाब दे सकते हैं? अब मिस्टर गांधी का एग्जाम्पल ले। उनके गैर जिम्मेदाराना और अहिंसक प्रयासों से, लाइक जुलूस एंड हड़ताल, क्या इन सब से आपको आजादी मिलेगी? मिस्टर डी के माउंटबेटन, आप मेरा भी स्पष्ट उत्तर सुन लीजिए। गांधी जी के प्रयोग और आपकी प्रशासनिक बुद्धिमत्ता पर मुझे विश्वास है, लेकिन हम भी समझदारी से प्रतीक्षा करेंगे और सही समय आने पर आपका मुंह दबाकर आपका मुंह खुलवाने की कला हम अच्छे से जानते हैं। मिस्टर सुभाष चंद्र बोस, आपकी बातों से विद्रोह की बू आ रही है। हो सकता है ये आपका व्यक्तिगत विचार हो। नहीं डिकी माउंटबेटन, ये तो भारतवासियों की वेदना है, हमारी आवाज है। करोड़ों लोग पीड़ित हैं और अब 20 करोड़ लोग अपना धैर्य खोने लगे हैं। तो मेरा भी जवाब आप साफ साफ सुनिए। ब्रिटिश एम्पायर उन्हीं रूल्स और लॉज को फॉलो करेंगे जो द ग्रेट ब्रिटेन के ग्रेट लीडर्स ने बनाए हैं। इससे ज्यादा क्लैरिफिकेशन देना मैं जरूरी नहीं समझता। हमारी ये मीटिंग यही खत्म होती है। इस तरह सुभाष चंद्र बोस ने माउंटबेटन के सामने 40 करोड़ भारतीयों की मांग को सम्मानपूर्ण प्रस्तुत किया। आजादी के लिए कार्यक्रम शुरू हुए। कांग्रेस डर गई। वर्धा आश्रम में गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी जी, भूलाभाई, घनश्याम दास सभी की उपस्थिति में चर्चा शुरू हुई। स्थान वर्धा आश्रम, समय दोपहर 4:30 बजे। पात्र गांधी जी, सरदार राजेंद्र प्रसाद कृपलानी जी, भूलाभाई। सरदार, आपने सुना बापू के विचार, भावना, शिस्त इन सब के खिलाफ है सुभाष चंद्र बोस। सुना आपने ऐसी चर्चा है? बापू, आपने सुने ये समाचार? बापू, इस बारे में आपको तो पता ही होगा, तो आपको क्या लगता है
सुनो, अब सुभाष को शिष्ट में लाना ही होगा। मैंने तो ये भी सुना है कि ये नया खून लंदन से पढ़ लिख कर वहां की संस्कृति लेकर आया है, इसीलिए थोड़ी धीरज रखो। सब कुछ मेरे ध्यान में है, सब जानता हूँ, सही समय आने पर बताऊंगा। हरिपुरा में सर्वानुमत से सुभाष चंद्र चुने जाने के बाद दूसरी बार कांग्रेस प्रमुख बनना चाहते हैं और प्रमुख पद का चुनाव बापू की सम्मति से होता है और दूसरी बार बापू की महासम्मति के खिलाफ। बापू, इस बारे में आप क्या मत रखते हैं? मेरे मत के अनुसार अब सुभाष की महत्वाकांक्षाएं बेलगाम होती जाती, किंतु इस पर सही समय आने पर सही निर्णय अवश्य लिया जाएगा। हम सबको थोड़ी धीरज रखनी है। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও দাদা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়, তবে প্রাণ খুলে, তবে প্রাণ খুলে তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता की लड़ाई उग्र कर दी। हर जगह घूमकर मीटिंग, सभा, भाषण, जुलूस का ऐलान देने लगे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जन जागृति लाने लगे। अंग्रेज सरकार काफी परेशान हो गई। उनके ऊपर कानूनी पाबंदियां लगाने लगे, कोर्ट केस करने लगे, सभा और जुलूस पर लाठीचार्ज करने लगे और घायल लोगों को जेल में बंद करने लगे। अंग्रेजों का जुल्म बढ़ता गया। वकीलों की सहायता सुभाष चंद्र से जेल से मुक्त हो गए और फिर से स्वतंत्रता की लड़ाई में लग गए। अब अंग्रेज सरकार सुभाष चंद्र को ढूंढने लगी। सुभाष चंद्र ने देश में रहकर अंग्रेज सरकार से लड़ना मुश्किल समझा, तो उन्होंने विदेश जाकर अंग्रेजों की दुश्मन सरकारों से सहायता प्राप्त करने का फैसला किया। वे फ्रांस चले गए और तभी उनकी तबीयत नासाज हो गई। अंग्रेजों की लाठियों की मार और जेल का खाना, इन सब बातों से उन्हें लीवर की बीमारी लग गई और वियना जाकर
एक फ्लैट किराए पर लेकर कुछ दिन आराम करने के लिए सोचने लगे। डॉक्टर माथुर ने उनकी देखभाल की व्यवस्था की। इन दिनों में सुभाष बाबू ने सोचा हिंदुस्तान की स्वतंत्रता पर कोई किताब लिखे। इसमें मदद करने के लिए डॉक्टर माथुर ने एमिली शेंकल का परिचय करवाया और इस तरह अग्निपथ में उन्हें एक साथी मिला। होटल द फ्रांस ऑस्ट्रिया में डॉक्टर माथुर के साथ। सुभाष बाबू, इस गुलामी की काली रात कब खत्म होगी? हमारे देशवासी कब चैन से खुली हवा में सांस लेंगे? डॉक्टर माथुर, ये तो तय है कि कुछ ही लोग हैं जो इस तरह के जुल्म सहते हैं, क्योंकि वो गरीब, बेचारे और महात्मा जी की अहिंसक लड़ाइयों से हमें आजादी कभी नहीं मिलने वाली। सुभाष बाबू, देश का राजतंत्र और राजकारण सिर्फ कांग्रेस के आंतरिक नेतृत्व का राजकारण है और उसमें मुझे आदर्शों का, प्रशासन का, नेतृत्व का और विचारधारा का दिखावा लगता है। ये जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना हुई पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं। लाला लजपत राय का सर खून से लथपथ कर दिया गया, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। गांधी जी की सहिंसा वाली लड़ाई में दुनिया का कौन सा नेता दिल से विश्वास करता है? सुभाष बाबू, मेरा मानना है कि चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं होते। राजनीति हमेशा रक्तरंजित रही है, फिर चाहे वो भूतकाल हो या भविष्य का। डॉक्टर माथुर, गांधी जी के ऐसे कई विचार और आदर्शों के साथ में इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन विश्व में कौन सा युद्ध अहिंसा से जीता गया है? हिंसक प्रवृत्तियों से ही भारत और अन्य देशों को स्वतंत्रता मिल सकती है। और आज हिंदुस्तान के कितने मंदिर खंडित हैं। अयोध्या, सोमनाथ, काशी, मथुरा, ये सब की स्थिति आप जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपको मिलने के लिए एमिली शेंकल आई है, उन्हें भेजूं? हाँ, भेज दो। सुभाष बाबू, आपकी आजादी की लड़त में, आपकी किताब लिखने के कार्य में और आपके ऑफिस के सहायक के रूप में ये एमिली शेंकल आपके सहायक के रूप में कार्य करें। मुझे एमिली शेंकल योग्य लगी, इसीलिए आप उनसे मिलकर ही निर्णय लें। हम शाम को मीटिंग में मिलते हैं। गुड बाय। मॉर्निंग मिस्टर सुभाष चंद्र बोस सर। वेरी गुड मॉर्निंग मिस एमिली शेंकल। आपके बारे में डॉक्टर माथुर बता चुके हैं। थैंक यू सर। सो मिस एमिली शेंकल, सबसे पहले आप अपने और अपने फैमिली के बारे में बताइए। साथ ही आपका अनुभव और आपकी अपेक्षा क्या है, जिससे मैं आपके बारे में और परिचित हो जाऊं। और वैसे डॉक्टर माथुर आपके बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं। सर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के लिए काफी मुश्किल समय रहा, पर अब कुछ शांति मिली है। हालांकि युद्ध और अशांति कब हो जाए वो कह नहीं सकते। मेरे पापा पशु चिकित्सक डॉक्टर हैं। मैं इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज जानती हूँ। मैं आपके कार्यों में सहाय रूप बनूंगी। मुझ पर भरोसा रखिए। गुड, वेरी गुड। मुझे जर्मन कल्चर पर पूरा भरोसा है और आपसे मिलने के बाद मेरा यह भरोसा और बढ़ गया है। मैं आपको अपने सहायक के रूप में नियुक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। इस प्रकार एमिली शेंकल ने अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों के अलावा सुभाष चंद्र बोस के स्वास्थ्य की देखभाल करना शुरू कर दिया। सुभाष चंद्र भी उनके व्यवहार से काफी प्रभावित थे।
न जाने आज ऐसा क्यों लग रहा है कि डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। आपको क्या हो रहा है सर? डॉक्टर माथुर को बुलाओ। नहीं नहीं, ये तो मेरे शरीर पर जो अंग्रेजों ने जुल्म किया, ये उसका परिणाम। सर, आपके बारे में बहुत सारी बातें मैंने डॉक्टर माथुर से जानी है। आपकी देशभक्ति के बारे में जानकर बहुत गर्व अनुभव होता है। आपके विरोधी जुलूसों पर लाठीचार्ज और घुड़सवार अंग्रेजों से आपको और हिंदुस्तानियों को काफी तकलीफें पहुंचाई हैं। सर, मैं आपके कार्यों में आपकी मदद करना चाहती हूँ। मुझ पर भरोसा कीजिए। सच कहूं तो आज तक कितने साल मैं देश के लिए जेल में रहा। जेल का बुरा खाना और इन सब की वजह से मेरे किडनी और लिवर को काफी नुकसान हुआ, और साथ में देर रात तक जागना और लंबा प्रवास। सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। पूछ सकती हूँ? कहो। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? इसीलिए कि मैं किसी को सुख न दे पाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को दुख तो नहीं देना चाहूंगा। ऐसा मत बोलिए सर। आपके साथ जो भी रहेगा वो खुश ही रहेगा। मेरा जीवन तो सुलगते हुए अंगारों के जैसा। जब तक मैं अंग्रेजों को परास्त न कर दूं, तब तक मुझे चैन से नींद नहीं आई। अंग्रेजों के जुल्मों की वजह से मेरे सीने में अंगारे सुलग रहे हैं। मेरा जीवन तो सुलगते हुए जंगल जैसा है, और इसमें कोई भी मेरे साथ जीकर सुख प्राप्त नहीं कर सकता। सर, आपके विचारों, आपके आदर्शों से मैं काफी प्रभावित हुई हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। एमिली, मुझे भी तुम बहुत ही आत्मीय लगती हो। जब तुम मेरे आसपास नहीं होती, तब भी तुम्हारे आसपास होने का मुझे एहसास होता। मेरी भाभी, जो मेरी दूसरी माँ समान, मैंने उन्हें भी तुम्हारे बारे में लिखा तो उन्होंने पूछा, देवर जी, क्या आप एमिली से प्रेम तो नहीं करते हो? फिर आपने क्या जवाब दिया? मैं इस बारे में कुछ कह नहीं पाई। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, ये मैं नहीं जानता। सुभाष, आप तो वैसे जीवन साथी है जिसकी कभी मैंने कल्पना भी नहीं की। आपसे शादी करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। स्वर्ग में भी इससे ज्यादा सुख और क्या होगा? सच कहूं तो आज तक पढ़ाई, आजीविका, सामाजिक जीवन, देश प्रेम, मेयरपन, अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम, इन सब के बीच प्रेम रूपी स्वर्ग का एहसास ही नहीं। लेकिन इस धरती पर के स्वर्ग का एहसास मुझे तुम्हारे सहवास से ही प्राप्त हुआ, और अब मेरा मन प्रेम रूपी बारिश में भीग गया। सुभाष, सभी धर्म गुरुओं, ब्रह्मचारियों अपने इस मोहक जीवन के सफर में ये आनंद देर से प्राप्त करते हैं या फिर वंचित रह जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक ही धर्म प्रस्थापित हुआ, वो है प्रेम, जिसमें पल पल जीवन है, मानवता है, विश्व बंधुत्व है, और उसी में परम सुख। इस प्रकार एमिली और सुभाष एक दूसरे के काफी करीब आते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला लेते हैं। लेकिन इस दौरान सुभाष चंद्र बोस को तार मिलता है कि उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं। ये सुनकर सुभाष को बहुत आघात लगता है। एक ओर उनके जीवन में प्यार की वर्षा होने की तैयारी, तो दूसरी ओर अपने बेटे होने का कर्तव्य अदा करना था। वह एमिली से फिर से मिलने का वादा करके भारत के लिए रवाना होते हैं।
और एमिली उन्हें विदा करती है। अब धीरे धीरे सुभाष की और एमिली की प्यार बढ़ता ही जा रहा था और बहुत लगाव बढ़ता जा रहा था। दोनों एक दूसरे की आत्मा से प्रेम करने लगे थे। देशों की दूरी उनके प्यार में बाधा नहीं बनी। इस दौरान सुभाष और एमिली एक दूसरे को पत्र व्यवहार से बातें किया करते थे। सुभाष कई बार उनकी तस्वीरें भी एमिली को भेजा करते थे, लेकिन अंग्रेज सरकार की नजर अच्छे से सुभाष पर थी। एमिली को लिखे गए तमाम पत्र अंग्रेज सरकार भी पढ़ा करती थी, इसलिए वो एमिली को बहुत याद करते थे, लेकिन एमिली के पत्रों के ज्यादा जवाब नहीं दे पाते थे। तो दूसरी ओर एमिली के पिता को पसंद नहीं था कि वो किसी हिंदुस्तानी से प्यार करे और शादी करे, और वो एमिली की चिंता में रहते थे, और इसीलिए एमिली के पिता इस शादी के खिलाफ थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस से मिलने के बाद उनका ये रवैया बदल गया। उन्हें सुभाष बहुत अच्छे लगे। 26 दिसंबर 1937 ऑस्ट्रिया में सुभाष और एमिली ने शादी कर ली। इस तरह अग्निपथ में उन्हें एक अच्छा साथी मिला। देश, भाषा और संस्कृति इन दोनों के बीच कभी बाधा रूप नहीं बनी। जीवन के अंतिम सत्य का अनुभव उन्हें एक दूसरे से प्राप्त हुआ, और प्रेम के मीठे स्वर सुभाष की जिंदगी में सुनाई देने लगे। एमिली, अब मुझे लगता है कि तुम ठीक कह रही हो। मैंने इस प्रेम रूपी बारिश में भीगने का महाआनंद लेने में बहुत देरी कर दी, लेकिन इसी में परम सुख का महाआनंद प्राप्त हुआ। हाँ सुभाष, आपसे मिलने के बाद मुझे भी इस परम सुख का महा आनंद मिला है। आज ऐसा लग रहा है किसी पर्वत की चोटी पर मैं खड़ी हूँ। एमिली, अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना शायद कभी नहीं जी पाऊंगा। अंग्रेजों के राग द्वेष, ईर्ष्या, इन सब के बीच मुझे तुम्ही से प्रेम रूपी धर्म का महासुख प्राप्त हुआ, और अब हिंदुस्तान की धरती राग द्वेष, ईर्ष्या, इन सब को त्याग कर तुम्हें अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर। स्वीकार अस्वीकार और मान सम्मान के बाद यदि कुछ बचता है तो वो है प्रेम। सुभाष, आज से हम दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के लिए ही है। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए इस बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई विठल भाई पटेल, जो कि हिंदुस्तान की संसद के सभापति थे, उनसे मिलने का फैसला लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी थे, जबकि विठल भाई पटेल उनसे अलग स्वामानी सभापति थे। उन्हें सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास था। सुभाष चंद्र उनके मानस पुत्र थे। अब यहाँ एक नए अध्याय की शुरुआत की। पात्र सुभाष चंद्र, विठल भाई पटेल, डॉक्टर माथुर, विद्यार्थी सामर्थ। तारीख 15 अक्टूबर 1942। समय सुबह 8:30 बजे। स्थल होटल दी फ्रांस, वियना। सर विठल भाई, महात्मा जी के ये अहिंसक विचार मेरे समझ से परे हैं। खैर, डॉक्टर माथुर यहीं आने वाले, वो भी आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। ठीक है,
मैंने सुना है कि वो इस देश में आने वाले प्रवासी हिंदुओं के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, उन्हें काफी सहाय करते हैं। मेरा भी अनुभव रहा। इन अनजान देश में वियना जैसे शहर में मुझे बढ़िया घर दिलवाया और मेरे जैसे कई हिंदुस्तानियों की मदद करने के लिए वो उत्सुक रहते हैं। दादा, आपको मिलने के डॉक्टर माथुर आए। जाओ, उन्हें अंदर भेजो। वो तो प्रवासी भारतीयों के लिए बड़े भाई समान हैं। अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग सुभाष। गुड मॉर्निंग डॉक्टर माथुर, आइए। प्रणाम विठल। प्रणाम। आपका प्रवास कैसा? ठीक ही रहा। पर आपका वजन काफी कम हो गया है। दवाई नहीं लेते या फिर देश की चिंता? वही कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। पर सुभाष के मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी चिंता का एक अच्छा साथीदार मिला है मुझे। आप लोगों ने आज का अखबार पढ़ा? सिर्फ पढ़ा ही नहीं, पढ़कर खून उबलने लगा है। महात्मा जी के और मेरे विचार भिन्न हैं, किंतु उनके विचारों के अनुरूप चलना बहुत ही मुश्किल। और आज के सारे अखबारों की हेडलाइन बहुत ही दुखजनक है। लेकिन सविनय कानून भंग की लड़ाई में हिंदुस्तान के सभी स्त्री पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी एक साथ लड़ाई में जुड़ गए। गांधी जी के विचार मुझे आश्चर्यजनक ही नहीं किंतु आघातजनक लगते हैं। यूं फूंक मारकर गांव को ठीक करने का उनका तरीका मेरी समझ से बाहर है। पर लड़ाई अगर अहिंसक थी तो उसे वापस लेने की जरूरत ही क्या थी? सुभाष, ये सारी बातें मेरी भी समझ के बाहर है। गांधी जी के सारे ख्याल भारत और भारतवासियों के लिए नुकसानकारक है। मेरे ख्याल और उनके आदर्शों का कोई मेल नहीं। ओ, अब मुझे चलना पड़ेगा। शाम को मेयर के साथ मेरी मीटिंग है। प्रणाम विठल। प्रणाम। गुड बाय सुभाष। गुड बाय। सुनो सुभाष, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, पर आज वास्तविकता का स्वीकार करते हुए मुझे निर्णय लेना ही होगा। ये गांधी जी के आदर्श, उनके विचार, उनकी नीति रीति से मेरा कोई मेल नहीं और इससे सभी कांग्रेसी वाकिफ हैं। ये सब मैं जानता हूं, मेरे लिए भी ये नया नहीं। और आप कहाँ अकेले? आपकी सोच वाले लोग तो बढ़ते जा रहे हैं। अरे भैया, राजनीति की चर्चा के लिए तुम्हें नहीं बुलाया। वैसे आज तुमसे कुछ और बात करनी है। तो जिस बात के लिए याद किया है वो बात बताइए। ये फाइल, मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूं? इसी श्रद्धा और विश्वास से तुम्हें यहां मिलने के लिए बुलाया है। मेरे परिवार वाले, दोस्त, कांग्रेसी आगेवान, किसी पर भी भरोसा नहीं हुआ। भरोसा सिर्फ तुम पर है सुभाष, और इसीलिए एक विनती करता हूं। विनती नहीं, आप आज्ञा दीजिए। आज्ञा नहीं, आज्ञा नहीं, एक भावना है सुभाष। हालांकि ये निर्णय मैंने देश हित में ही लिया है और मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। आप मेरे लिए पिता समान हैं। मैं जब से कांग्रेस में जुड़ा हूं, मैंने आपको ही अपना आदर्श माना है, इसलिए निसंकोच होकर आप आज्ञा दीजिए। तो सुनो सुभाष, मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं मेरी स्थावर, जंगम, चल अचल तमाम संपत्ति का वारिस तुम्हें नियुक्त करता हूं इस बिल के द्वारा। और इस बिल को स्वीकार करने की तुम्हें विनती करता हूं। विठल भाई, मैं आपकी भावनाओं और आपके विश्वास के लिए आपका आभारी, लेकिन मेरी भी बात सुनिए। मुझे इसका परिणाम अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। कुछ भी मत कहो सुभाष, कुछ भी मत कहो। तुम्हें बेटा समझकर आदेश दे रहा हूं। मेरी सारी संपत्ति देश सेवा में खर्च हो, ऐसी मेरी भावना है, जिसे न्याय सिर्फ तुम दे सकते हो। मैं तो कहता हूं इसे जिम्मेदारी नहीं, धर्म समझकर स्वीकार करो। विठल भाई। सुभाष,
जी सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है। सुभाष आन हिंद है, सुभाष मान हिंद है। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी आशीर्वाद और देशभक्ति की प्रेरणा से सुभाष चंद्र बोस को फिर से विदेशों में एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त हुआ। वे सबसे पहले इटली के प्रधानमंत्री मुसोलिनी से मिले। विश्व राजनीति में नया प्रवेश अंग्रेजों को चुनौती देने वाला था। इस प्रकार वो दूरदर्शी राजनेता ही नहीं बल्कि राजपुरुष भी साबित हुए। आइए देखें कि इटली के राष्ट्र प्रमुख मुसोलिनी के साथ उनकी मुलाकात कैसी रही। पात्र प्रधानमंत्री मुसोलिनी, सुभाष चंद्र बोस गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। दिनांक 14 अक्टूबर 1942। समय सुबह 8:30 बजे। स्थान राजभवन का दीवान कक्ष। मिस्टर बोस, आपका समाचार पत्रों से परिचय मिला और बाकी का हमारे रक्षा मंत्री के साथ साझा करना खुशी की बात है। वैसे मिस्टर बोस, ये मिस्टर गांधी की खबरें अखबारों में पढ़ी जा सकती हैं। उनकी राजनीति, उनके सत्याग्रह, उनके जुलूस आदि समझ से बाहर है। उनका गणित, अहिंसा, प्रयोग और उपवास के उनके विचार हिंदुस्तान को राजनीति के नियमों से मुक्त नहीं कर सकते। और यूं सरकार या कांग्रेस पर दबाव बनाना भी जरूरी नहीं है। काम करने के तरीके को समझने की कोशिश करने के बाद मुझे भी समझने में दिक्कत होती है। मुझे पता है कि आप चुनाव जीत गए, लेकिन कांग्रेस के संगठन में आपके नेतृत्व और आपकी स्वीकृति का विरोध आपके कांग्रेसी नेताओं ने किया है। ये किस तरीके का व्यक्तित्व है? अध्यक्ष महोदय, घरेलू राजनीति की चर्चा हमारे आज के एजेंडे में शामिल नहीं की गई और इस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ मुझे स्वतंत्रता संग्राम में आपके देश का रवैया जानने में दिलचस्पी है। जर्मन सरकार के साथ आपकी अगली बैठक का नतीजा जानने के बाद श्री बोस संसद में चर्चा करके निर्णय लेंगे। वर्तमान में आपसे प्रस्ताव जानने के बाद बहुमत से लिया गया निर्णय आप तक पहुंच जाएगा। और कोई महत्वपूर्ण बात हो तो हमें बताइए। आपसे प्रस्ताव हम भी जानना चाहते हैं। इस वक्त हमारे देश का केवल एक ही सवाल है और वो है आजादी। देश छोड़ने का निर्णय बहुमति से लिया गया था और इस वक्त पूरा देश उत्साह के दौर से गुजर रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में मुझे आपके देश का पक्ष जानने में दिलचस्पी है। हिंदुस्तान सदियों से गुलामी का शिकार रहा है और अब इस गुलामी के चल लम्हे उन्हें स्वीकार्य नहीं। श्री बोस के बारे में अगले सप्ताह संसद में विस्तार से चर्चा की जाएगी। यह तय किया जाएगा कि एजेंडा पर चर्चा करने के लिए अन्य मुद्दे हैं या नहीं। नूतन हिंदुस्तान की तरफ से आपके माननीय मुसोलिनी और हमारे सारे अग्रदूतों के अध्ययन
और हमारे राजनयिक संबंधों की शुभकामनाओं के लिए आपका धन्यवाद। राष्ट्र प्रमुख मुसोलिनी की सरकार के सहयोग से एक दैवीय ऐतिहासिक अध्याय की रचना स्वतंत्र देश सिंगापुर में हुई, जिसे पूरे देश ने सराहा। आजाद हिंदुस्तान के गठन की घोषणा सिंगापुर में की गई। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की पहली आजादी की तारीख आज का दिन यानी तारीख 21 अक्टूबर सन 1943 को आजाद हिंद सरकार की घोषणा हुई। दिनांक 21 अक्टूबर, स्थान सिनेमा के पास, सिंगापुर। मेरे भाइयों और बहनों, जो आज से मेरे परिवार के हैं, आपसे मुझे जो आशीर्वाद मिला है मैं उसे प्रणाम करता हूं और साथ में एक कामना करता हूं कि इसकी भक्ति को बनाए रखते हुए हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा को देश विदेश में बनाए रखने की शपथ लेता हूं। आज आजाद हिंद के सुनहरे सवेरे के ऐतिहासिक मौके पर मैं आप सब हिंदुस्तानी भाइयों बहनों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, आजाद हिंद फौज जिंदाबाद, आजाद हिंद फौज जिंदाबाद, आजाद हिंद फौज जिंदाबाद। आज उग्र देशभक्त श्री रास बिहारी जी के आशीर्वाद से मैं आप सबको नमन करता हूं और आजाद हिंद की जिम्मेदारियों का स्वीकार करता हूं। आने वाले दिनों में दुनिया को बहुत ही निकट के भविष्य में हिंद की पूर्ण स्वतंत्रता के बारे में पता चल जाएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज ईश्वर को साक्षी मानकर आज की सुबह आजाद हिंद की स्थापना की सुबह विश्व के देशों के लिए देशभक्ति मंत्रिमंडल की घोषणा करते हुए मुझे गर्व अनुभव हो रहा है। नई मंत्रिमंडल की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। सर्वप्रथम मैं सुभाष चंद्र बोस युद्ध और विदेशी मंत्रालय का प्रभारी हूं। महिलाओं का खाता कैप्टन लक्ष्मी को दिया जाता है। वामपंथी कर्नल चटर्जी को वित्त मंत्रालय आवंटित किया जाता है। कर्नल जगन्नाथ राव भोसले ने वामपंथी भगत और श्री सी आनंद मोहन सहाय जैसे देशभक्तों की अनुभवी नेतृत्व का जो उत्कृष्ट विरासत का ख्याल रखा है और अन्यों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मैं 40 करोड़ देशभक्तों को बधाई देता हूं और ईश्वर को साक्षी मानकर मैं सुभाष चंद्र बोस शपथ लेता हूं कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोगों की मुक्ति के लिए अपने प्राण की आखिरी सांस तक प्रयास करूंगा।
और इस कुर्बानी की आग को अपने अंदर हमेशा के लिए जलाए रखूंगा। हिंदुस्तान के दिन और गरीबों की सुख समृद्धि की ज्योति इसी तरह जलती रहे। मैं आज इस सरकार के हर एक देशभक्त नेता को बधाई देता हूं और साथ में एक अनुरोध करता हूं कि देश के लिए जियो और देश के लिए मरो। आज से ये देह हिंदुस्तान को समर्पित है। आज से हमारे जीवन की हर एक क्षण हिंदुस्तान के लिए है। हमारा तन मन धन सब कुछ हिंदुस्तान के लिए है। आजाद हिंद फौज का एक ही मंत्र है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय जय जय। आजाद हिंद की स्थापना के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फिर से विदेशों में अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक सेना बनाने का फैसला किया। ब्रिटिश विरोधी सरकारों से संपर्क करना शुरू किया। सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात दुनिया के सबसे उत्साही जर्मन शासक हिटलर से हुई, जिसमें सुभाष हिटलर के समकक्ष साबित होते हैं। हिटलर से मुलाकात बड़े रोमांचकारी पलों की गवाह रही। पात्र हिटलर, विदेश मंत्री रिबेनट्रॉप, हवेल राजदूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एमिली। समय शाम के 4 बजे। स्थान व्यक्तिगत कमरा। About the artistic, but can you tell me a little more about it? Yes, His Excellency, भारत देवताओं की भूमि है और गौतम बुद्ध भारत में राजपाट, महल, रिश्तेदारों और परिवार के त्यागी के रूप में जाने जाते हैं। Very good. मैंने सुना है, I've read, but now I understand. Mr. Bose, बर्लिन में कोई difficulty? बिल्कुल भी नहीं। और युद्ध के ऐसे समय में हमारे लिए समय निकालने के लिए आपका धन्यवाद। अब हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने का समय आ गया। स्वतंत्रता प्राप्त करने की हमारी इच्छा प्रबल होती जा रही है और अब तो यूरोप भी हमें युद्ध में सहाय कर रहा है। Mr. Bose, the mistakes of the First World War will not be repeated again. But yes, आपके मिस्टर गांधी के वर्ड्स मेरे अंडरस्टैंडिंग से बाहर हैं, especially his non-violence activities and thoughts. मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आपके कंट्री के लीडर मिस्टर गांधी ब्रिटिशर्स के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विलेज टू विलेज जाते थे और इंडियंस को रिक्रूट करते थे। As far as I know, it's a press terminal, doesn't it? His Excellency, लेकिन जब युद्ध की आग तेज होती है तो अहिंसा के विचार बेमाने से लगते हैं और विश्व में कहीं भी सत्ता परिवर्तन अहिंसा से नहीं हुई और हमारी आज की चर्चा का विषय भी अहिंसा पर नहीं है। Okay. I can understand. This is the freedom movement. आपके कंट्री के लीडर्स नॉन-वायलेंस फ्रीडम चाहते हैं, राइट? His Excellency, पूरा देश अहिंसक लड़ाई के समर्थन में नहीं है और गांधी जी के विचार भी तर्कसंगत नहीं है। विश्व में किसी भी देश को अहिंसा से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई और संघ के आदर्शों का युद्ध में कोई स्थान नहीं। Yes, Mr. Bose. अब आप अपनी मीटिंग का पर्पस बताएं। Germany and India have the same enemy, Britain and France. But Britain can never defeat Germany. Then the States of the Luxembourg. France is also to win, and
में हमें जर्मनी और जापान देश मदद करें तो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने में देरी नहीं लगेगी। इस पर आपकी राय बताइए। Mr. Boss, a war can never be won by relying on other countries. Now tell me one thing. क्या आपके इंडिया में मर्दानगी की कमी है? His Excellency, ऐसा नहीं है। So what else? The population of a country is 40 crores. This is a huge country. And I remember that the British fought with the army in the First World War. Your money, your soldiers were used by them. And now you are asking help to Germany, Japan, and other countries. Now what to call it? राजनीति में कुछ भी कायम नहीं रहता और आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछ सकता हूँ? Ask, but keep one thing in mind. According to my experience, इंडिया को 2 years लग सकते हैं इस तरह से फ्रीडम के लिए। आप जापान से क्यों नहीं मांगते? At present, Japan dominates the whole world. क्योंकि हमारी और आपकी रणनीति और व्यूहरचना एक समान है। In the time of this uncertainty, ऐसा होगा तब ऐसा होगा जो ऑटो पे निर्णय नहीं ले जा सकता। 10 करके कमांडर की व्यूहरचना और अटैक की स्ट्रेटजी से ही मनचाहे परिणाम आते हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आर्मी में सबसे बिलीवर पर्सन, सबसे ट्रस्टवर्दी पर्सन ही सबसे हार्मफुल होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? योर एक्सीलेंसी, मैं आपके विचारों के साथ सहमत हूँ और आपसे अपने निकटतम और विश्वास पात्रों के प्रति सजग रहूंगा। That's not enough, Mr. Bose. At the right time, according to strategy, हमें अपने प्रिय आदर्शों से मोहभंग हो जाता है। चेता की चपलता के साथ ही खुद निर्णय लेने की शक्ति हमें आगे काम आती है। पूछना चाहता Yes, ask. आपने अपनी आत्मकथा में लिखा कि हिंदुस्तान के लोग निम्न स्तर के हैं। क्या इसको नहीं बदला जा सकता? क्या आपको नहीं लगता कि जर्मन के खिलाफ हिंदुस्तानी लोगों को भड़काने के लिए अंग्रेज इसी मुद्दे को उठाएंगे? Well, Mr. Bose, I'll make sure to look into this issue. हिटलर से मुलाकात में उनकी मदद से ज्यादा उनकी सलाह काफी महत्वपूर्ण थी। नेताजी का ध्यान लगातार अपनी सेना और सहयोगियों पर था। हम सभी जानते हैं कि ये मृत्यु लोक है जिसमें सब कुछ नाशवंत है, लेकिन मौत दुनिया का अंतिम सत्य है जिसमें व्यक्ति नाशवंत है लेकिन स्वतंत्रता सेनानी अमर होते हैं। आजाद हिंद सेना के मेधावी सपूत रक्त रंजित आजादी हासिल करने का मौका नहीं छोड़ते। जी हां, अंतिम जीवन यात्रा दिनांक 18 अगस्त 1947। कौन जानता था ये यात्रा अंतिम रही? याद आ रहा आज ही के दिन हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की 1938 की बैलगाड़ी निकली। ये यात्रा पूरे हिंदुस्तान की गरिमा थी। एमिली मेरे जीवन में प्यारी बदली की तरह छा गई।
जीवन के संघर्ष के रेगिस्तान में अंग्रेज दुश्मनों का सूरज जल रहा था। ये सारी बातें याद आ रही हैं। एलिगन रोड पर जननी प्रभावती, माता जैसी स्नेही भाभी विभावती, मित्र सखा स्नेही, संसार रथ चलाने वाले पिता समान रक्षा कवच बनकर जीवन साथी पूज्य चित्रंजन बाबू, शत शत नमन। अंग्रेज अफसर ये घोड़े पे सवार पलटन लेकर मुझ पर हमला करते हैं। कुत्ते जैसे वफादार हिंदुस्तानी क्रूर अंग्रेज पुलिस अफसर मुश्किल प्रवास, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, ईरान, इटली, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, न जाने कितने कितने देश बदलकर मैं कहां से गुजर गया। हे मां दुर्गे, बहुत दर्द हो रहा है सिर में। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर की क्रूरता ये दर्द सोने नहीं दे रहा। चित्रंजन बाबा, विठल भाई, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब मेरे देशभक्ति की यात्रा में मेरे साथी रहे। महात्मा गांधी को मैं कभी समझ नहीं पाया। प्रिय कस्तूरबा के स्नेह की वर्षा, अरे कोई है? ये दर्द सोने नहीं दे रहा। अंग्रेज वफादार माउंटबेटन, हट! मुझे माफ करना बाबू, मेरी आंख लग गई थी। आपको क्या चाहिए? आजादी, 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 आजादी। सुभाष की तबीयत नादुरुस्त रहने लगी, फिर भी वे अपने आजाद हिंद के सपने को लेकर उतने ही उत्साही रहे। वे अनीता अपनी बेटी और एमिली से दूर थे, पर उनके मन में अनीता और एमिली के विचार आते रहते थे। छोटी अनीता की प्यारी प्यारी बातें उनको रात रात भर सोने नहीं देती। उन्हें याद आ रहा था जब वह घर से बाहर निकलते तो अनीता उन्हें जाने नहीं देती। पात्र सुभाष, अनीता, एमिली। दिनांक 9 जुलाई 1943। स्वप्न दृश्य।
अरे ये कौन है? मेरी प्यारी बेटी अनीता। ये मुझे क्या सुनाई दे रहा? जैसे मेरे कानों में अमृत की बूंदें टपक रही, गुलमोहर के फूलों की बारिश हो रही। ये कौन है? मेरी प्यारी बेटी अनीता। हाँ पापा, मैं अपनी प्यारी अनीता बोल रही हूँ। चलो डैन्यूब नदी में नाव पर सवार। नहीं बेटा, आज तो मुझे पुष्पक विमान पर सवार होकर जाना होगा। ना पापा, आज तो मेरे साथ चलिए। हाँ, मम्मा। बेटा जिद नहीं करते, मैं जा रही हूँ माता जी के पास, अपनी जननी के पास। बेटा, मेरी प्यारी बेटी, आज मुझे जाना हो माँ भगवती के पास। माँ दुर्गा मुझे बुला रही, अभी मुझे जाना हो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बेटा, इस साल हम तुम्हारी सालगिरह बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। याद रखना, 29 नवंबर पर तुम्हारी सालगिरह हम बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। अभी मुझे जाना हो। गुड बाय मेरी प्यारी बेटी अनीता। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकते हुए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तैयारी के साथ जापान पहुंचे। जापानी सरकार का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास शुरू किया। जापान के सम्राट को सुभाष चंद्र बोस और उनकी भविष्य की योजनाओं की सारी जानकारी थी, इसीलिए वे बोस से मिलने के लिए काफी उत्सुक थे। पात्र सुभाष चंद्र बोस, जनरल शिदे, स्थान मुत्सुयामे, ताइपे हवाई अड्डा। नेताजी, आपको एक बात बताना तो भूल ही गए। कहिए। रात में साईगांव के बारे में बताना भूल गए। आपके साईगांव से निकलने के बाद एक साथ 4 विमान से बम गिराए जाने की खबर अधिकारियों ने दी है। मेरी जान के पीछे पड़ा है डिकी माउंटबेटन, लेकिन उसे मेरे मरने के बाद भी मेरा मृतदेह देखने को नहीं मिलेगा। मेरा पुनर्जन्म होगा और हिंदुस्तान के हर घर में होगा। वो मातृभूमि के लिए जिएंगे और अपने प्राण की आहुति भी देंगे। हम आपके साथ हैं नेताजी। मैं अभी पायलट को भेजता हूं। मिस्टर बोस, ये विमान का आंतरिक निरीक्षण चल रहा है। जितना हो सके उतना जल्दी करवाइए। वक्त बहुत कम है। सर, विमान के इंजन में से कुछ आवाज आ रही है। उसकी मरम्मत के बाद ही उड़ान भर सकते हैं। पायलट, और कितनी देर लगेगी? मिस्टर बोस, उड़ान भर सकते हैं, लेकिन हवा के बेहतरीन होने का इंतजार करना पड़ेगा। आज मेरे बहुत सारे कार्यक्रम, जितना हो सके उतना जल्दी करवाइए। ओके सर।
इस प्रकार हमारे महानायक सुभाष चंद्र बोस एक स्वतंत्रता सेनानी एक विमान में बैठते हैं। विमान की आवाज आसमान में ऊपर जाते ही बदल जाती है। एक भयानक विस्फोट के साथ चीख से वातावरण बनता है। डॉक्टर साहब, शांत हो जाइए। What is happening here? मैं उन्हें खून देने की सलाह देता हूं। उनके दिल की धड़कनें, ब्लड प्रेशर। डॉक्टर साहब, किसी भी हालत में उन्हें बचा लीजिए। उनके दिल की धड़कनें रुक गई है। नो रिस्पॉन्स। या अल्लाह, हमारे प्यारे नेताजी पर रहम करना। लाख कोशिशों के बाद भी हम लाचार हैं और किसी मुसाफिर को नहीं बचा पाए हैं। और इस तरह से सुभाष चंद्र बोस इस अजीब दुनिया को छोड़कर एक अंतहीन यात्रा पर निकल पड़े। 40 करोड़ भारतीय शोक में डूब गए। सदैह भारत माता के बेटे छोटी अनीता के पिता और एमिली के साथी का निधन हो गया, लेकिन वे उसी दुनिया में अमर हो गए। शाम होते ही एक तारा आसमान में चढ़ गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
प्रभावत, मैं मुसोलिनी का और जनरल सिडे का कैरेक्टर कर रहा था। नमस्कार, मेरा नाम आशीष पंड्या, दिलीप और बैरिस्टर किरण शंकर और पायलट और गार्ड्स का कैरेक्टर कर रहा था। हेलो, माय नेम इज सूरज परमार, गांधी जी का कैरेक्टर और नौकर का। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ निशा भाटिया, वासंती देवी का प्ले कर रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम तुषार सुधार है। मैं टेगार्ड, पायलट और गृह मंत्री का कैरेक्टर किया। नमस्कार, मेरा नाम मेघा खंदार है और मैंने विभावती भाभी का किरदार किया। नमस्कार, मेरा नाम हेतल गौतमी है और मैं मिस एमिली सेंकल बनी थी। नमस्ते, मेरा नाम राज मेहता है और मैंने महानायक सुभाष चंद्र बोस का कैरेक्टर। नमस्कार, मेरा नाम हिमालय बजरंग है। भोलाभाई देसाई, डॉक्टर माथुर और जापानीज डॉक्टर का कैरेक्टर किया था और डांस की कोरियोग्राफी भी मैंने ही की है। नमस्कार, मेरा नाम योगेश कुमार है। मैंने सतीश, हिटलर और ऑफिसर का रोल किया। नमस्कार, मेरा नाम वर्षा मेहरा है और मैंने माँ प्रभावती और बेटी अनीता का रोल किया था। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमावत है। मैंने किरीट और मैंने योशिमी का रोल किया था। नमस्कार, मेरा नाम विनोद वानिया है। मैंने चितरंजन दास देशबंधु का, सरदार वल्लभ भाई पटेल और हबीबुल रहमान का किरदार निभाया। नमस्कार, मैं भार्गव पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विठल भाई पटेल का रोल। नमस्कार, मेरा नाम निखिल पाल है और मैंने लॉर्ड माउंटबेटन का किरदार निभाया। नमस्कार दोस्तों, मारू नाम इरफान खान पठान અને તમારો આજનો પ્રવક્તા। લાઇટ માટે અમારી સાથે છે ધ્રુવ જોશી, પ્લીઝ। આશુતોષ રઘુવંશી ફોર સ્ટેજ કોઓર્ડિનેશન એન્ડ પ્રોપર્ટી કોઓર્ડિનેશન એન્ડ ફોર મ્યુઝિક ગઢવી દાદા, પ્લીઝ। मेकअप दादा, प्लीज सर। અને આ શોના ડાયરેક્ટરને વી વુડ લાઈક ટુ વેલકમ શ્રી રાજેન્દ્ર શુક્લા। हेलो બધા જ પ્રેક્ષકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને અમે ઋણી છીએ રંગબહાર સંસ્થાના કે આવું નાટક અમને કરવા માટે મળ્યું. વી આર થેન્કફુલ. થેન્ક યુ વેરી મચ.